तो दादा आपने अभी तक कितने कवि सम्मेलन कर चुके हैं? मेरे ख्याल से आप 12-13 साल से तो कवि सम्मेलन कर ही रहे हैं। देखिए, इस तरह से संख्या निर्धारित तो नहीं है, पर हाँ इतने वर्षों में काफ़ी कवि सम्मेलन किए हैं। तो कुछ ऐसा वाकया जिसको याद आ रहा है जिसमें आपको या तो फिर बहुत फनी मोमेंट होगा या फिर जो आपको प्रेरणा देने वाला होगा कुछ कवि सम्मेलन के अंदर? देखिए, ऐसा हुआ है, बहुत से कवि सम्मेलन ऐसे किए हैं जिसमें भाई कुछ कवि सम्मेलन, एक जैसे मुझे उदयपुर का कवि सम्मेलन याद आता है जी। और लगभग उदयपुर के टाउन हॉल का कवि सम्मेलन था, सन 2016 की बात है। मैं उसमें पहले जो टीम बनी उसमें मैं नहीं था, फिर एक दो बड़े कवि कैंसिल हुए उसमें। फिर एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया कि आप फ्री हो, आपको आना है। वो मुझे इनवाइट किया उन लोगों ने, मैं गया। उसमें हज़ारों लोग थे, देश के बहुत बड़े बड़े कवि थे उसमें। मैं कविता पढ़ रहा था और मैं ये हिंदुत्व और ये बातें कर रहा था, तो नीचे से एक मुस्लिम पार्षद था वो खड़ा हो गया और बोले ऐसी कविताएं नहीं चलेगी। आप यकीन कीजिए 25,000 लोगों में से 24,999 लोग मेरे साथ थे। क्या बात है। सारे लोग खड़े हो गए, सारी भीड़ खड़ी हो गई और उस एक व्यक्ति को उठा करके पुलिस ने जेल में भी डाल दिया। उसके बाद भीड़ का ऐसा मानस हो गया कि हमें केवल मुकेश मोल्वा को ही सुनना है। बहुत देश के बड़े बड़े कवि थे उस मंच पर। तो जीवन के एक यादगार क्षणों में से एक रहा मेरे। इसके अलावा शंकराचार्य जी में मिलने गया कवि सम्मेलन के ऐसे। आप यकीन कीजिए कि गोवर्धन मठ के मठाधीश, सनातन परंपरा के सबसे बड़े जो व्यक्तित्व हैं शंकराचार्य जी, मैंने कहा कवि हो, कविता सुनाइए। और मुझे उन्हें कविता सुनाने का सौभाग्य मिला। अच्छा। सत्यमित्रानंद जी, मैं कविता पढ़ रहा हूँ। उस कवि सम्मेलन में मेरा क्रम नहीं था वो, लेकिन जिन 3 कवियों से कहा गया आपको पढ़ना है, सबने कह दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। और मेरे काव्य पाठ के बाद में सत्यमित्रानंद गिरी जी ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया मुझे, उसके बाद में आप स्वरूप देख ही रहे हैं मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे जीवन के प्रेरणादायी क्षण थे। पहली बार मुझे पगड़ी पहनाई गई खेतड़ी में। जी। हिंदुत्व की कविताएं पढ़ता था। प्रारंभिक दौर था वो मेरा काव्य मंचों पर। खेतड़ी कवि सम्मेलन में गया तो वहाँ राज शेखावत मेरे जो मित्र हैं, कवि मित्र हैं, और गजेंद्र कविया, उन्होंने कहा यार ये तो खेतड़ी वही नगर है जहाँ विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम मिला है। अच्छा। तो वहाँ उन लोगों ने मेरी कविताओं के बाद में मुझे पगड़ी पहनाई। और शायद मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरे जीवन का पहला ऐसा क्षण था जब मेरे सिर पर पगड़ी रखी गई थी। क्या बात है। तो मुकेश मोल्वा का ये विवेकानंद के स्वरूप में इस तरह से आना, मैं विवेकानंद तो हो ही नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि हम उनके पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। जी जी। तो ये अनायास भी नहीं हुआ। वहाँ जो चीज़ें हुई है वो देवीय योग और संयोग से ये सारी चीज़ें हुई है। दादा वो मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं सुनी है, मुझे मतलब कि अभी बहुत सारी कविता सुनूंगा भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी कविता जो मैं हिंदू हूँ वो सुनना चाहता हूँ। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल में भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। क्या क्या दादा, एक महाराणा प्रताप वाली आप बड़े मतलब जब शुरुआती में आपकी कविता स्टार्ट होती है आप महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करते हैं। हाँ, महाराणा प्रताप जी पर 4 पंक्तियाँ, कविता तो बहुत बड़ी है वो, मैं 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको जी। कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था, नील वर्णी अश्व की आहट कायरता के कलंक धो जाती थी, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। क्या बात। दादा आप मतलब कि जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, आपको लगता नहीं कि आप किसी राजनीति पार्टी में मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए,
हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, जी। राष्ट्र धर्म और संस्कृति के अतिरिक्त तो कुछ सोचते नहीं हैं। और हमारा ये मानना है कि आपका भविष्य, हम गीता के उस कर्मण्यवाधिकारस्ते पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। ईश्वर ने यदि कुछ तय कर रखा होगा तो फिर वो निर्णय ईश्वर का होगा। जी। इसलिए राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से हम नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन हैं, और वो भी इसलिए हैं कि राष्ट्र और संस्कृति और धर्म की बात करने वाले वो लोग हैं। तो यदि ऐसा कुछ हुआ तो भविष्य में सोचा जाएगा, देखा जाएगा, पर ये सब भविष्य की बातें हैं। अग्रिम शुभकामनाएं आपको भी से। दादा, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात हो रही है तो उन पे भी आपने कविता लिखी है, तो कुछ हो जाए वो लाइनें। यूँ तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, समय में लिखा था जब मोदी जी की कैंपेनिंग करने का, और मुझे ये सौभाग्य भी मिला कि मैं हिंदुस्तान के उन गिने चुने कवियों में से एक हूँ जी। जिन्हें मोदी जी के लिए कैंपेनिंग करने का शुरू से अवसर मिला। हम अच्छा। कभी बदले नहीं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय। जी। उस समय से मैं पहली बार जिन्होंने कहा कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उनमें से कवि मैं हूँ। ये सौभाग्य दिया ईश्वर ने मुझे। जी। जब मैं ये पंक्ति पढ़ता था इस तरह की कि जो समय में मुख्य हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, जी। तो मैंने एक बार किसी मंच पर कह दिया कि सरदार होकर भी समझ नहीं पाए भारत माता के दर्द को, जी। तो दिल्ली की गद्दी पर बिठा दो मोदी जैसे मर्द को। बात तो है। ये मैंने उस समय में कहा था जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो कुछ बड़े कवियों ने कहा ये कौन सी बात हो गई, तुमने कह दिया। मैंने कहा एक दिन ये सत्य होगा, और वो सत्य हुआ। मैंने सन 2011 में ये पंक्ति पढ़ी थी, और 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। जी। जी। तो उनके बनने के बाद मैंने, जब चाय वाली बात आई तो मेरी कविता बहुत बहुत वायरल हुई। जैसे मोदी जी ने खुद ने भी ट्वीट किया है, अमित शाह जी ने कितनी बार इस कविता को ट्वीट किया है, जी। और चुनाव में आज भी होती ही रहती है जी। कि यूँ तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर जी। भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झाँक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा, और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। क्या बात है दादा, क्या बात है दादा। वो मुझे वो भी सुनना था कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, और हिंदुस्तान में रहने के बावजूद उनको डर लगता है। तो देखिए, मेरा एक ये स्पष्ट मानना है कि भाई ये भारत वो देश है जी। जहाँ पर आप अजमेर शरीफ की यदि बात करें तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। जी। यदि आप हाजी अली की बात करें तो वहाँ भी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। जी। जितनी धार्मिक स्वतंत्रता इस भारतवर्ष में लोगों को है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ हत्या किसकी होती है? दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या होती है। यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए चंदन की हत्या हो जाती है। और यहाँ डर किसको लगता है? नसरुद्दीन शाह को लगता है। यहाँ जावेद अख्तर को डर लगता है, यहाँ आमिर खान को डर लगता है। और आप इन लोगों का चरित्र देखिए, इनकी लाइफ, इनकी जीवनी देखिए। ये वो लोग हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हुए हैं। हाँ दादा। और ये लोग कहते हैं कि हमें डर लग रहा है। तो कुछ पंक्तियाँ फिर जी। कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, कुत्तों की तरह भौंकने की आज़ादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए, और ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात है। तो दादा ये सब जब बोलते होंगे आप, तो कुछ आप पे प्रतिहार या कुछ तरह से? 7 बार हमले हो चुके हैं मेरे ऊपर, 7 टाइम्स। 7 बार मुझ पर हमले हो चुके हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? मेरा ये मानना है कि ये जीवन उस ईश्वर ने दिया है। जी। जन्म और मृत्यु तो उसके हाथ में है।
और यदि मैं राष्ट्र की, धर्म की और संस्कृति की बात करता हूँ तो यदि कुछ लोगों को, गद्दारों को पसंद नहीं आती है, क्या होगा, अधिक से अधिक हमारा बलिदान ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम दुनिया के लिए एक प्रेरणा तो बनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप जैसे आदर्श युवा अगर इस देश में और हो जाए तो फिर से वो देश सोने की चिड़िया कहलाने लग जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, जी हो रहा है पूरा देश। हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह से, जब कोविड जिस तरह से आया था, जी उस समय में सारी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, किसी के पास कुछ नहीं था। जी ऐसे समय में आप देखिए कि दुनिया में जनसंख्या के दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश। राइट, बिल्कुल सही। हमने जिस धैर्य का परिचय दिया, जी और हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे युवा वैज्ञानिकों ने, हमारे जो साइंटिस्ट, उन लोगों ने मिलकर के जिस तरह की रिसर्च किए और जो वैक्सीन लेकर आए, और भारत तो दुनिया का वो देश है जो सबसे पहले वैक्सीन लेकर आया, और दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में सप्लाई करने वाला देश भी भारत है। हाँ, तो ये जो चीज़ें हुई है, और अभी भी कोविड में हमने देखा है कि जब हजारों लाखों परिवार ऐसे थे जिन्हें खाने के लाले पड़ रहे थे, लेकिन देश का युवा सड़कों तक पहुंचा अपना घर छोड़ करके। वो, उसे डर नहीं लगा कि मैं घर से जाऊंगा मुझे बीमारी हो जाएगी। वो गया, उसने भोजन दिया उन लोगों को, उसने उन लोगों को अल्पाहार करवाया, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की। ये देश के युवा ने किया है। बिल्कुल सही दादा। दादा, मैं कई बार देखता हूँ कि आज का देश का युवा हर बार एक पर्टिकुलर लोगों को ही जानता है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी को भूल चुके हैं, सुभाष चंद्र जी बोस जी को भूल चुके हैं। उनके ऊपर आपने कविता भी लिखी है, आप उन पर कुछ बोलना चाहेंगे दादा? देखिए, मेरा ये मानना है कि देश का नेतृत्व जिस दिशा में जाता है, पूरा देश उसका अनुसरण करता है। आज़ादी के बाद जो पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कविता, एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जी। तो उसके बाद जितने भी राइटर, जितने भी अपने इतिहासकार हुए, उन्होंने सबने जितनी भी पुस्तकें और जितने भी ग्रंथ, आर्टिकल लिखे, वो उनका अनुसरण करते हुए लिखे। उन्हें लगा कि देश को इस दिशा में ले जाना है। उन्होंने एक मैसेज दिया। देश का प्रधानमंत्री जब बदलता है, देश का प्रधानमंत्री बदलता है तो कहाँ जाता है वो जहाँ पर वीर सावरकर जी ने काला पानी की जो सज़ा भुगती है, वो वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद मोदी जी जब वहाँ गए जी, उसके बाद देश के यूथ ने वीर सावरकर को सर्च किया, उन्हें पढ़ा। मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा में आकर के उनकी जो जयंती मनाई, उनके परिजनों से मिले। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री कब, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, आज पूरा देश उसका अनुसरण करता है जी। तो देश का प्रधान जिस चीज़ का अनुसरण करता है, देश का शीर्ष नेतृत्व जिसका अनुसरण करता है, पूरा राष्ट्र उसका अनुसरण करता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कैसा नेतृत्व मिला, जिसने, मोदी जी गए, भाभरा गए ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अलीराजपुर गए, भाभरा गए, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ जन्मे वहाँ पहुँचते हैं। वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वो भगत सिंह का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ भी गए। उन्होंने ननकाना साहेब तक कॉरिडोर बनाया जी। अभी बांग्लादेश गए तो वहाँ जो जोशेश्वरी मंदिर है जी, वहाँ बंगाल से लेकर के वहाँ तक कॉरिडोर का उन्होंने एक घोषणा की कि भविष्य में इसकी योजना है। तो राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व जिस दिशा में जाएगा, पूरा राष्ट्र उसका अनुसरण करेगा। तो हम हमारे उन पुरातन योद्धाओं की और जब लौटेंगे तो सारा राष्ट्र उसका अनुसरण कर ही रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दादा, आपकी कुछ लाइन है चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर और सुभाष चंद्र जी बोस के ऊपर? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ तो एक बहुत बड़ा अपमानजनक कृत्य किया गया। अपमानजनक कृत्य ये हुआ, 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की अधिकृत घोषणा हो गई। लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है और कहता है कि भारत रत्न या तो जीते जी दिया जा सकता है या मरणोपरांत दिया जा सकता है। क्योंकि नेताजी हमारे बीच में नहीं है तो उनकी मृत्यु की कोई तारीख भी नहीं हमें पता है जी। इस नियम का हवाला देकर के उन्हें घोषित किया गया, भारत रत्न वापस ले लिया गया। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है।
तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। क्या बात। हुंकारो रणवीरों मत बनो जुल्म सहने के आदि, तुम मुझे खून दो मैं दूंगा तुम्हें आज़ादी। आज़ादी भीख नहीं अधिकार है हमारा, आओ बुलंद करे जय हिंद का नारा। हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं कुछ भी लज्जित होकर, अधिकार अपने छीन लेंगे शस्त्रों से सज्जित होकर। सुभाष का यह तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आया, ये राजनीति का षड्यंत्र था जो लौट कर फिर सुभाष नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दादा चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ तो उनकी शहादत के 14 बरस पश्चात तक भी उनकी माँ को ये पता नहीं था कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। ओहो। जगरानी देवी को, आप गए उस जगह पर, अमझेरा आप गए हैं, अमझेरा के पास में केसवी है, वहाँ फुटपाथों पर लोगों ने उन्हें भीख मांगते देखा है। ओहो। ये स्थिति हो गई थी उनकी, लेकिन फिर भी 24 बरस की उम्र में एक योद्धा ऐसा काम कर जाता है कि वो युवाओं का आदर्श, और निश्चित रूप से भारतीय युवाओं के आदर्श के रूप में आप पूछिए, चंद्रशेखर आज़ाद हर युवाओं के आदर्श के रूप में आपको मिलेंगे। आज़ाद पर तो बहुत बड़ी कविता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको कि आज़ाद जब अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया जी। कि जगदम्बाका के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। उस समय की भी घटना कैसी है, आनंद भवन में जाते हैं आज़ाद और न जाकर नेहरू से कहते हैं कि भगत सिंह को आज़ाद कराना चाहिए, उन्हें जेल से छुड़वाने के प्रयास किए जाने चाहिए। नेहरू उनके इस प्रपोजल को डिनाई कर देते हैं, तो दोनों में फाइट होती है जी। फिर आज़ाद लगभग नेहरू को गालियाँ देते हुए अपनी साइकिल उठा कर के अल्फ्रेड पार्क पहुँचते हैं, और वो पहुँचे और उसके जस्ट बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया। तो यहाँ बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अंग्रेजों को खबर करने वाला जो मुख्य व्यक्ति है कौन होगा। अच्छा। जगदम्बाका के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था, देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था, हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। क्या बात है, क्या बात है दादा, क्या बात है। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। यार उनके मन में भी तो ये था कि इतना साहस था कि यार कोई भी आ जाए, बस मैं मरने वाला तो हूँ ही नहीं। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आज़ाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको, आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं करा पाया माँ में तुझको। माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं अचंबित जानकर आज़ाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भांपा, त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा अंबर भी कापा। युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी, आज़ाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कंपनी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।